हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी सुपर टेट और आपकी यूपी टेट, सी टेट इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब आपका आने वाला यूपी टेट हो चुका है तो अब सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपकी जो क्लास है वो बाल विकास एवं शिक्षण वेदी की है। और ये क्लास अदर स्टेट में जितने भी आपके टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास में आपकी सरल एवं सुग्राह एवं चित्रात्मक प्रस्तुति अध्ययन सामग्री है। और इसमें आपकी थ्योरी प्लस आपके पीवाईक्यू हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में सभी स्टेटों में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये आपका बाल विकास का सिलेबस है जिसमें आपके सबसे पहले है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और सबसे पहले जो टॉपिक है वो है शिक्षा और शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा है वो आपकी संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु और अप्रत्यय से बनी है। और आंग्ल भाषा में शिक्षा जो एजुकेशन है, आंग्ल भाषा में एजुकेशन, वो आपकी लैटिन भाषा के एजुकेटम से बनी है। और शिक्षा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, सीखने या सिखाने की क्रिया। और एजुकेशन का जो अर्थ है, एजुकेशन जो बना है वो आपका ई प्लस ड्यूके से बना है। तो ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना और अंदर से आगे बढ़ाना। ये इसका अर्थ है शिक्षा का। नेक्स्ट है बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना, इसका अर्थ होता है। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। कौन से हैं? तो व्यापक अर्थ और सीमित या संकुचित अर्थ। सबसे पहले है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस ज्ञान से है जिससे मनुष्य अर्जित करता है। यह अर्जित ज्ञान मनुष्य को अपने भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने तथा आध्यात्मिक वातावरण से तालमेल बनाने में सहायता करता है। कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। अरस्तु ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मतलब मनुष्य में समाहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। और मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। नेक्स्ट है आपके टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से अनुकूलन करता है। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में शिक्षा एक दृष्टि में। तो सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही शिक्षा है। दूसरा है शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है इसमें शिक्षा ग्रहण करने की कोई नियमबद्धता नहीं होती और न ही यह पूर्व नियोजित और औपचारिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विकासात्मक एवं सृजनशील प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है शिक्षा अभिव्यक्ति के विकास की योग्यता है। शिक्षा अनुभूति के विकास की योग्यता है। शिक्षा समायोजन के विकास की योग्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा अनौपचारिक, औपचारिक एवं निरौपचारिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है शिक्षा ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। और शिक्षा नेतृत्व क्षमता का विकास है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के सीमित यानी संकुचित अर्थ का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा या विद्यालय शिक्षा से होता है जिसमें निश्चित छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम का निश्चित अध्यापकों द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जाता है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। अगले है रेमंड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्म विकास और उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती। इसके विपरीत यह केवल उन प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर एवं नियोजित रूप से अपने से छोटों पर डालते, भले यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाला जाए।
अगले हैं एडम स्मिथ और प्रचर्ड रॉस के अनुसार। इनके अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसके दो ध्रुव हैं, कौन से हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। जॉन डीवी रायवन और बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। ये आपका यूपीटर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवी प्रक्रिया है शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगले हैं रायवर्न के अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव हैं, कौन से हैं? तो बालक की प्रकृति का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और विषय का ज्ञान। अगला है शैक्षिक मूल्यांकन। विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रक्रिया को तीन अंगों में विभाजित किया जिन्हें निम्नवत दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले है पाठ्यचर्या, शिक्षक और शिक्षार्थी। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा। शिक्षण के तीन ध्रुव बताए हैं, कौन से? तो शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन बताया है। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड के अनुसार शिक्षा चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया है। इसके चार ध्रुव हैं, पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षक और अधिगम। नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बल देती है। अगला है आपका शिक्षा की परिभाषा एवं प्रकृति। तो शिक्षा की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार है। सबसे पहले है वेद। विद्या वह है जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है। दूसरा है उपनिषद। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है। तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। अगली है वैशेषिक सूत्र महर्षि कणाद। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ टेट 2011, बिहार टेट 2013 और एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपकी कि शिक्षा किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले द्विध्रुवी किसने कहा है, और ये आपका बिहार टेट और आपका छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द्विध्रुवी शिक्षा एडम स्मिथ ने कही है, जिसे शिक्षक और शिक्षार्थी को बताया है। प्रिचर्ड रॉस ने शिक्षक और शिक्षार्थी को बताया है। अगली है त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है शिक्षा को, और किस किस को कहा है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को। रायवर्न ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है, बालक की प्रकृति, स्वयं का ज्ञान, विषय का ज्ञान। बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा है, इन्होंने बताया शिक्षण के उद्देश्य, सीखने का अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। अगली है चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया, ये किसने बताई, तो ये मैकडोनाल्ड ने बताई है। पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षक और अधिगम को बताया है। नेक्स्ट है आपकी किसने क्या कहा, तो सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये आपका यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। नेक्स्ट है सुकरात। शिक्षा से तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं। अगले है प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा को कहा है। अरस्तु ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा को कहा है। ये आपके सभी टेटों में पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से बताया है। अगले हैं रूसो। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, जो बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। अगले हैं जॉन डेवी। इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। अगले हैं जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी। इन्होंने शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस व प्रगतिशील विकास है, ये बताया है। नेक्स्ट है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। अगले हैं पेस्टोलॉजी। इनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। नेक्स्ट है रेमंड। शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से अनुकूलन करता है। नेक्स्ट है बिलमॉट। इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। एडम स्मिथ और जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ है। और इसी परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा है कि टीपी नन के अनुसार शिक्षा क्या है, तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। तो विश्लेषणात्मक अर्थ में है पहला पॉइंट, शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में है, शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है, और शिक्षा विद्यालय की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट है आपकी शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो इसकी प्रकृति क्या है? स्वदेश व सचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि अंतर शक्तियों का सर्वांगीण विकास, विकास की प्रक्रिया। अगला है प्रगतिशील परिवर्तन, द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आपका नोट है शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 1 से 5 2020 में पूछा हुआ। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है मनोविज्ञान का आशय एवं परिभाषा, द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक यानी लैटिन भाषा के 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आपका 2nd ग्रेड की आपकी उर्दू संस्कृत की जो परीक्षा 2024, 23, 22 और 15 में हुई थी उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ सोल यानी आत्मा से है। ये आपका आंध्र प्रदेश टेट में 2018 में 2nd ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है। और लोगस का अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन से। इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2nd ग्रेड 2012 में और आपका झारखंड टेट प्राइमरी 2012 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा की विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इस परिभाषा के संदर्भ में उन्होंने 3 विद्वानों प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे से इसका समर्थन स्वीकार किया था। लगभग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान की इस परिभाषा को स्वीकार किया गया, किंतु आगे चलकर इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा से है, फिलॉसफी ऑफ माइंड, मन के दर्शन के रूप में किया जाता था। मनोविज्ञान की तुलना में दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन व्यापक रूप से किया जाता है। ये आपका बिहार टेट में पूछा हुआ है 2013 में, और आपका हरियाणा टेट 2013 में पूछा है। इसीलिए मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में आत्मा को स्वीकार करना उचित नहीं था। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, और आंग्ल भाषा में ये यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से साइकोलॉजी बना है।
और इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान की इसी परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया और फिर इसने चेतना का त्याग किया। वर्तमान में इसे व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। ये आपका यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 और 17 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्नलिखित हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये आपका यूपीएससी, एसएसबी, पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। ये फर्स्ट ग्रेड 2024 में पूछा हुआ है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये आपका बिहार 2011 में, बिहार टेट में पूछा हुआ है और सेकंड ग्रेड 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये आपका यूपीपीएससी डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है, कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछी हुई है। बोरेन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। मॉर्गन ने कहा मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता, दूसरी है कार्य कारण संबंध, तीसरा है सत्यापन, चौथा है सार्वभौमिकता और पांचवी है गत्यात्मकता। अगली है वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है निरीक्षण, दूसरी है अभिलेखन, तीसरी है वर्गीकरण, चौथी है सामान्यीकरण और पांचवी है सत्यापन करना यानी वेरिफिकेशन। अगला है मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, तो इसका कार्यक्षेत्र है, मनोविज्ञान अध्ययन के कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान। नेक्स्ट है नैदानिक मनोविज्ञान, नेक्स्ट है परामर्श मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। अगली है मनोमिति मनोविज्ञान और अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अब है आपके मनोविज्ञान के प्रमुख लक्षण। इसमें मनोविज्ञान अध्ययन के 3 प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहले है वर्णन एवं मापन, दूसरी है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, तीसरी है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान का प्रमुख लक्षण प्राणियों के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का वर्णन, मापन तथा व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना एवं नियंत्रण करना है। किसी भी व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव है जब मनोविज्ञान उसका वर्णन करने एवं उसका वस्तुनिष्ठ मापन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन एवं नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अध्ययन की विशेषताएं। तो सबसे पहले मापन पर आधारित, पुनरावृत्ति संभव, वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थित अध्ययन, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। नेक्स्ट है आपकी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग, प्रयोगात्मक एवं गैर प्रयोगात्मक प्रकृति, सामान्यीकरण, प्रतिदर्श पर आधारित और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग। अब है आपकी मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थक। तो इसमें सबसे पहले है 16वीं सदी। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान और इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। अब है आपकी 17वीं और 18वीं सदी, इसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, इसके समर्थक थे पोम्पोलॉजी और थॉमस राइट। 19वीं सदी, इसमें चेतना का विज्ञान कहा और इसके समर्थक थे विल्हेम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सर्ली और वाइब्स। अगली है आपकी 20वीं सदी, इसमें व्यवहार का विज्ञान कहा, इसके समर्थक थे मैकडूगल, पिल्सबरी, वॉटसन, थार्नडाइक और स्किनर। और 21वीं सदी में व्यवहार के विज्ञान को ही अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपके भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है सर वर्ष 1905 में सर ब्रजेंद्र नाथ सीन ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की, परंतु यह लोकप्रिय नहीं हो सका। दूसरा है वर्ष 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई, जिसका विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NN सेनगुप्ता को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, जो मनोविज्ञान में DSc की उपाधि लेने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक बने। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है वर्ष 1925 में इसी एसोसिएशन द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी नामक जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया। वर्ष 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के प्रयुक्त मनोविज्ञान को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर MB गोपाल स्वामी और मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के दो अलग अलग विभागों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग और प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग में मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य किए जाने लगा और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग बाद में स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के रूप में तथा प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग बाद में मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के रूप में अवस्थित हुआ। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HP मैत्री को मनोविज्ञान शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। अब है आपका बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। सबसे पहले पॉइंट है कि बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा है जिसका विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। अब है आपकी बाल मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। सबसे पहले है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दूसरे हैं जेम्स ड्रेवर। इनके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बर्ग। इनके अनुसार जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था में परिपक्वतावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में अंतर। हरलॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसीलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिए जाने लगा। दोनों में अंतर इस प्रकार है। बाल मनोविज्ञान का मूल आधार जैविक संरचना थी, जबकि बाल विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं को भी मुख्य आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान मुख्यतः मन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जबकि बाल विकास में मनोशारीरिक का अध्ययन किया जाता है। अगला है बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक ही ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो भविष्यवाणी या पूर्व कथन, इसका उद्देश्य निर्देशन और नियंत्रण, गाइडेंस एंड कंट्रोल। अब है बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान के प्रमुख 3 क्षेत्र बताए। सबसे पहले बालक के विकास एवं परिपक्वता की अवस्था, दूसरा बालक के विकास पर वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव और तीसरा है बालक और समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक मनोविज्ञान अंतःक्रिया। अगली है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय इस प्रकार हैं: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद और समग्रवाद। सबसे पहले है संरचनावाद। इसमें है मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं विल्हेम वुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये आपका हरियाणा टेट 2021 और आपका यूपीएससी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2016 में, जिन्होंने वर्ष 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिंग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ये आपका यूपी टेट प्राइमरी 2016 में, यूपीपीएससी जीडी प्रवक्ता 2013 में, बिहार टेट 2013,
एचपी टेट 2019 और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो सुपर टेट के लिए ये हेल्पफुल क्लास है आपकी। तो नेक्स्ट है आपके तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिया। अगला पॉइंट है इसमें कि संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में की थी, जबकि औपचारिक स्थापना ई बी टिचनर ने 1998 में की थी। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण संवेदना होता है। नेक्स्ट है वुंट व उसके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके मन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया। नेक्स्ट है कि अंतर्दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो संवेदना, प्रतिमा और भाव। भाव जैसे किसी मृतक को देखना दृष्टि संवेदना है, उस मृतक में किसी अपने को देखना प्रतिमा है, और उस मृतक के कारण उत्पन्न होने वाले सुख दुख को हम भाव कहा जाता है। वुंट के मुख्य सहयोगी थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर थे। वुंट व उसके अनुयायी संरचनावादी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना को आत्मनिरीक्षणवाद, आत्मावलोकनवाद, साक्षात्कारवाद तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया तथा कहा कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो जन्म से ही अस्तित्व में है, जबकि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से है जो एक दिए हुए क्षण में हो। अगला है आपका प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। प्रकारवाद की जो स्थापना है वो अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में लिखी अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत के माध्यम से की थी, और जिसका मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा टेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलकर प्रकारवाद निम्नवत 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, शिकागो प्रकारवाद और कोलंबिया प्रकारवाद। शिकागो के जो समर्थक थे वो जॉन डीवी, विलियम जेम्स, जेम्स आर एंजल, हार्व ए कार और इजी बोरिंग थे, और कोलंबिया प्रकारवाद के जो समर्थक थे वो वुडवर्थ और थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की जो स्थापना वो 20वीं सदी के पहले दशक में वर्ष 1913 में बॉस्टन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की थी। ये क्वेश्चन आपका कि व्यवहारवाद की स्थापना कब और किसने की थी, ये आपका अनेकों बार पूछा हुआ है, जैसे आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 में, एचपी टेट 2020 और एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा है। इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार की विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदाय के मनोविज्ञान को व्यवहारवादी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। अगला पॉइंट है व्यवहारवाद वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोविज्ञान इवान पावलोव के अध्ययनों के परिणामों से प्रेरित थी। अगला पॉइंट है व्यवहारवादी विचारधारा ने मनोविज्ञान को भौतिक, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का आगाज किया। अगला पॉइंट है व्यवहारवाद संप्रदाय को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन कि व्यवहारवाद संप्रदाय को किसकी थ्योरी, कौन सी थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बॉक्स। ये आपका हरियाणा टेट 2021, यूपी टेट 2020, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2020, बिहार टेट 2013, आंध्र प्रदेश टेट 2016 और एमपी टेट 2019 आपका इतने बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो भी आपके पॉइंट कराए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके सुपर टेट के लिए, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में अदर स्टेटों में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यवहारवाद में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पशु व्यवहार को विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। बहिर्दर्शन विधि के प्रेरता जॉन बी वॉटसन है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद जीव विज्ञान और रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययन के परिणामों से प्रेरित था। अगला पॉइंट है अधिगम, अप्रेरणा तथा पुनर्वलन पर जोर देना व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक क्लॉक हल, एडवर्ड टॉलमैन, बीएफ स्किनर हैं। ये आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है आपका संरचनावाद हो गया, प्रकारवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया। अब है आपका समग्रवाद। तो इसमें गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, कि जर्मन भाषा का, जिसका हिंदी रूपांतरण का इसका मुख्य रूप व्यवस्थित समग्र से है। ये आपका क्वेश्चन एचपी टेट और एमपी टेट में पूछा है। अगला पॉइंट है, इस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स बर्थिमियर ने वर्ष 1912 में की थी। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट और आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ है, बिहार टेट, झारखंड टेट। तो इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1912 में की थी। कोहलर तथा कोफका इसके सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में मैक्स बर्थिमियर, कोहलर, कोफका तथा कोट लेविन मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु या परिस्थिति को उसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में न देखकर उसको एक समग्र रूप में देखना ही गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा अप्रेरणा पर अधिक जोर देते हैं। अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम निर्माण और प्रेरणा तथा शिक्षा उद्देश्यों पर जोर देना मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद की ही देन है। अगला है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या अथवा परिस्थिति को समग्र रूप से देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंधों एवं अनोखी अंतःक्रिया को पहचानना ही अंतर्दृष्टि या सूझ है। अगला पॉइंट है कि अंतर्दृष्टि के लिए सूझ शब्द का प्रयोग कोहलर के द्वारा किया गया। ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। यूपी टेट 2016 में। और क्षेत्र या क्षेत्रवाद सिद्धांत कोर्ट लेविन ने दिया था। हरियाणा टेट 2014 में पूछा हुआ है। अगला है आपका मनोविश्लेषणवाद। वियनी चिकित्सक सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2016, यूपी टेट परीक्षा 2017, 2011 और बिहार टेट परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवाद का जनक किसको कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रॉयड को कहा जाता है और ये एक वियनी चिकित्सक थे। इसका प्रारंभ 20वीं सदी के आरंभ में हुआ था। फ्रॉयड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि द्वंद्वों और मानसिक विकारों जैसे असामान्य व्यवहारों के मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। अगला पॉइंट है, अचेतन मन के अध्ययन के लिए फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणवाद के अध्ययन की अनेक विधियां बताई, जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह, सम्मोहन तथा स्वप्न की व्याख्या पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में मुख्य रूप से अल्फ्रेड एडलर तथा कार्ल जुंग जैसे मनोविश्लेषणवादियों का सहयोग रहा। सिगमंड फ्रॉयड के मनोविज्ञान अध्ययन की विधि को मनोविश्लेषण विधि यानी कि साइको एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कार्ल जुंग की मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिगमंड फ्रॉयड ने अचेतन मन, एडलर ने सामाजिक अचेतन मन और कार्ल जुंग ने सामूहिक अचेतन मन का अध्ययन किया। फ्रॉयड के अनुसार मानव व्यक्तित्व ईद, अहम और परम अहम यानी कि ईद, ईगो, सुपर ईगो के गत्यात्मक समायोजन का परिणाम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वर्णित पांचों संप्रदाय पुराने पड़ गए हैं। आज के समय में मानवतावादी तथा संज्ञानात्मक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। मानवतावादी विचारधारा के समर्थकों में मुख्य रूप से मैस्लो, रोजर्स तथा ऑलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, जबकि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के मुख्य रूप से एडवर्ड टॉलमैन तथा जीन पियाजे का नाम आता है। मानवतावादी विचारधारा में व्यक्तित्व के महत्व पर जोर दिया जाता है, अर्थात इस विचारधारा में व्यक्ति को मशीन न मानकर स्वदेश कार्य करने वाले, वातावरण के साथ अनुकूल करने योग्य प्रबुद्ध जीवधारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा, मानवतावादी और संज्ञानात्मक। मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे मैस्लो, रोजर्स, ऑलपोर्ट, और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक थे एडवर्ड टॉलमैन और जीन पियाजे। नेक्स्ट है आपकी मनोविज्ञान के संप्रदायों का समग्र विश्लेषण। इसमें सबसे पहले है जो संप्रदाय वो है संरचनावाद। इसकी मुख्य विधि है अंतर्दर्शन और इसके मुख्य प्रवर्तक थे वुंट,
टिचनर। ये क्वेश्चन आपका कि संरचनावाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? बुंट टिचनर। ये आपका हरियाणा टेट 2021 में पूछा है। इसका प्रारंभ हुआ 1879 में। इसका अन्य नाम है आत्मनिरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद। अगला है आपका संप्रदाय प्रकारवाद। इसकी विधि है अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो विलियम जेम्स और डीवी है। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा टेट 2021 में पूछा है। 1900 में इसकी शुरुआत हुई और इसका अन्य नाम है कार्यवाद। अगला संप्रदाय है व्यवहारवाद। ये आपका हरियाणा टेट और 2021 में पूछा है। इसकी विधि है प्रयोग और निरीक्षण। इसके मुख्य प्रवर्तक पावलाव और वॉटसन है। ये आपका हिमाचल प्रदेश टेट 2020 में पूछा है। इसकी शुरुआत जो हुई प्रारंभ हुआ 1912 में। अगला जो संप्रदाय है वो है समग्रवाद। ये आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2010 में परीक्षा हुई, उसमें पूछा है। इसकी विधि है अंतर्दर्शन और निरीक्षण और प्रयोग विधि। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो बर्थी मेयर, कोहलर और कोफका कोएटलेवन है। यूपी टेट 2016 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछा हुआ है। इसका अन्य नाम गेस्टाल्टवाद है। अगला है आपका संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद, जो आपका फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा हुआ है। इसकी मुख्य विधि है मनोविश्लेषण विधि और इसके मुख्य प्रवर्तक हैं फ्रॉयड, एडलर और जुंग। इसकी जो प्रारंभ हुआ था ये 1900 में। नेक्स्ट आपका संप्रदाय है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, आशवॉल। और अगला है आपका और लास्ट जो संप्रदाय है वो है मानवतावाद, जो आज के टाइम वर्तमान में चल रहा है। तो उसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो अब्राहम मैस्लो, हेनरी मुर्रे और कार्ल रोजर्स हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ वो 1954 में हुआ था। अगला जो है संप्रदाय वो है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद मनोविज्ञान की एक नवीन संप्रदाय है जिसके प्रेरता जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ। प्रारंभ में ये जैव वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड बिनेट की प्रेरणा से इन्होंने बालकों की मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया। जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना शब्द से संबोधित किया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मस्तिष्क बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचना के रूप में परिणित करके उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता है। संज्ञान के दो भाग हैं, संगठन और अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्शन। सबसे पहले है संगठन। संगठन क्या है? तो बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित करना संगठन कहलाता है। अनुकूलन पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान से सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। ये आपका सीटेट 2022, 2019 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है अनुकूलन के दो भाग में आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण या समावेशन। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में आरोपित करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। ये आपका यूपी टेट 2015, सी टेट 2022, 2020, 2016, 2015 और एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में अनेक बार पूछे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवीन ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान में संशोधन करना ही समाविष्टीकरण समावेशन कहलाता है। ये आपका यूपी टेट 2016, 2013 और हरियाणा टेट आपका 2013, सी टेट 2022, 21, 19 और आपका 2019, 2016, 2015 लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों में सी टेट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानवाद व्यवहार की व्याख्या में पूर्व चिंतन, स्मरण और प्रत्यक्षण जैसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक मानता है। अगला जो संप्रदाय है जो वर्तमान में चल रहा है वो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है। इसमें आपका पॉइंट है कि अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। तो मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका हरियाणा टेट 2014 और एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ है। इन्होंने वर्ष 1960 में अमेरिका में इस संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने मानव की आवश्यकताएं या मांग के अध्ययन के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक तथा निर्देशात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं, जो व्यक्ति को एक निश्चित कार्य के लिए प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग या आवश्यकता को स्वीकार किया। ये क्वेश्चन आपका इतने बार पूछा हुआ है। एमपी टेट 2019, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018,
यानी कि आपकी सुपर टेट जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा हुआ है। यूपी टेट लेवल 2 2016 में, 2013 में, यूपी टेट लेवल फर्स्ट में 2016 में, एमपी टेट 2019, 2011, एमपी टेट 2011, हरियाणा टेट 2020, 14 और आपका पी टेट 2011 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा हुआ है। ये सभी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका जो टॉपिक है या आपका जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जो 5 प्रकार मांग या आवश्यकता को स्वीकार किया है, वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहले है दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग। सबसे जो निम्न स्तर का है वो दैहिक मांग है और सबसे जो उच्च स्तर की नीड है वो आपकी आत्मसिद्धि मांग है। तो ये आपका जो चैप्टर था बाल विकास एवं मनोविज्ञान की शाखा या संप्रदाय, तो वो आपके सभी कंप्लीट हो गए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपकी सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब से आपकी ये क्लास रेगुलर चलेगी। सुपर टेट की वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, क्लास देखिए, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।